हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जैसा कि हम लोग जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू किए थे और पहला जो था वो इंट्रोडक्शन लेक्चर खत्म हो चुका था। आज के क्लासेस में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है और इससे पूरा का पूरा स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। यानी इंट्रोडक्शन लेक्चर हम लोग का लगभग खत्म हो चुका था और हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं आगे की टॉपिक। यानी सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन हम लोग पिछले क्लासेस में ले रखे थे, लेकिन अब हम लोग वैसा डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे जिससे हमारा कंपाउंड जो है वो कंप्लीटली डिफाइंड हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री के उस ब्रांच को हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स, और कहीं कहीं ऐसे भी केस आते हैं कि डेरिवेटिव्स में हाइड्रोजन को हटा के हम लोग हैलोजन का प्रयोग करते हैं। जैसे डेरिवेटिव्स का मतलब क्या? अगर हाइड्रोकार्बन हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन का फैमिली हो गया, जैसे आपको बता रहे कैटरीना कैफ और विक्की कौशल अगर हो गए, ये दोनों तो इनके डेरिवेटिव्स इनके बच्चे हो गए, जैसे CH4, C2H6, C3H8। यानी डेरिवेटिव्स का मतलब क्या? इनके द्वारा जो निकलता है, ऐसा कंपाउंड जो इनके द्वारा निकलता हो, कार्बन और हाइड्रोजन के द्वारा निकलता हो, उनको हम लोग उनके डेरिवेटिव्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन क्या बोलेंगे? दोज कंपाउंड्स which contain carbon and hydrogen and their derivatives कहने का मतलब वैसा कंपाउंड जिसके पास कार्बन और हाइड्रोजन हो और उसके साथ ही साथ उनके डेरिवेटिव्स हो। डेरिवेटिव्स का मतलब कि कार्बन हाइड्रोजन मिल गया तो उसके द्वारा उसमें क्या क्या हो सकता है? तो अगर मीथेन मिल गया तो अंदर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, बहुत सारा कंपाउंड मिल सकता है, तो वो उनका डेरिवेटिव्स हुआ। तो दोज कंपाउंड which contain carbon and hydrogen and their derivatives and some case hydrogen replaced by polyvalent atom। यानी हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करेंगे पॉलीवैलेंट एटम से या फिर किससे? हैलोजन से। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात कर सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये हमारा पॉलीवैलेंट एटम हुआ। ठीक है, और हैलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी फिर कल बाहर IRT, ये हमारा हैलोजन फैमिली हुआ। यानी सिंपली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन ये बोल सकते हैं कि वैसा कंपाउंड जिसके पास कार्बन और हाइड्रोजन हो और उसके साथ ही साथ उसके अंदर जो उनके छोटे छोटे फैमिली आते हैं डेरिवेटिव्स वो हो, और किसी किसी केस में हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस करके या तो हैलोजन ग्रुप या तो हम लोग पॉलीवैलेंट एटम का एंट्री करवाते हैं, उसको भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिकली डिफिनेशन आउट हुआ। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक अगला डिफिनेशन जिसमें हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। आप लोग नोट्स भी करते रहेंगे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी होगा। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन में नाम ही से स्पष्ट है भाई, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। और कार्बन का मतलब तो सबको पता ही है क्या होता है? कार्बन। यानी सिंपली कह सकते हो कि व्हेन हाइड्रोजन एंड कार्बन कंबाइन टू ईच अदर देन इट फॉर्म हाइड्रोकार्बन। क्या आपको पता है कि जब हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे से कंबाइन करता है उसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। जल्दी से इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। क्या बताया आपको? व्हेन हाइड्रोजन एंड कार्बन combine to each other, when hydrogen and carbon combine to each other, then it form हाइड्रोकार्बन। यानी कहने का मतलब जब हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे से कंबाइन करता है
जब हाइड्रोजन एक कार्बन दूसरे से कंबाइन करता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे अभी बताया ना कि कार्बन का मतलब कैटरीना कैफ, हाइड्रोजन का मतलब विक्की कौशल, तो चक्कर में तो इसके सब था, लेकिन काम किसका बना, विक्की कौशल का, तो ये दोनों मिलके हाइड्रोकार्बन हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल अगर बात करेंगे CH4, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन हो गया। अब CH3OH ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्या बोले कि CH3OH जो है वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे O आ गया, इसके चक्कर में बहुत लोग था, लेकिन काम बना हाइड्रोजन से, और ये O जो है पॉलीवैलेंट एटम आ गया, और बताए कि हाइड्रोकार्बन सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के ग्रुप को ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्कुल होना चाहिए और होता भी है, लेकिन ये आपका हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन का मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का ग्रुप, जैसे CH4 C2H6 बोल सकते हैं, C3H6 बोल सकते हैं, C4H6 बोल सकते हैं। जितना भी कार्बन और हाइड्रोजन का ग्रुप होगा, जितना भी कार्बन और हाइड्रोजन का ग्रुप होगा, वही आपका होगा क्या, हाइड्रोकार्बन। वही आपका क्या होगा, हाइड्रोकार्बन के रूप में आता है। ठीक है, एक यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि क्या CCl4 जो होता है, एक क्वेश्चन आता है कि इज CCl4 इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड और नॉट, इज CCl4 इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड और नॉट, यानी CCl4 जो है आपका वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है। क्वेश्चन क्या आता है कि आपके पास जो CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है, तो जवाब मिलेगा है। और भाई मैंने एक बात शुरू से ही बता रखा है कि जो भी चीज मैं बता रहा हूं आपको एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूं, और सारा का सारा क्वेश्चन आपका यहां से सॉल्व होने जा रहा है। तो CCl4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसका जवाब होगा, पहले लिखना होगा यस। अब बात करेंगे कैसे है, तो सबसे पहले इसका बॉन्ड बना लीजिए। CCl4 कार्बन के ऊपर 4 गो क्लोरीन है, यानी ये 4 क्लोरीन कब बना, यानी आपको लग रहा है ना कि सबसे पहले हमारे पास CH4 होगा, और CH4 को हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन। इसमें से 4 हाइड्रोजन हटा होगा और 4 क्लोरीन आपका लगा होगा, तो Cl2 और पहले लगा दे दो तो 4 क्लोरीन हो गया। तो जब इसमें से 4 हाइड्रोजन हटा और 4 क्लोरीन आपका लगा, यही तो आपका हो गया क्या, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और आपको बताया है कि जब हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन को हम लोग अगर अटैच भी करते हैं, वो भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में आता है। ठीक है, तो इज CCl4 इज ऑर्गेनिक कंपाउंड और नॉट, तो जवाब होगा कि यस, CCl4 इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज इट इज अ डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ मीथेन एंड it replaced by 4 hydrogen and attached with 4 chlorine, then it forms CCl4 and it is also be noted to be a organic compound। इसको हम लोग आसानी से कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के श्रेणी में है। ठीक है भाई, यहां तक सभी को क्लियर हो गया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यानी बेसिक हम लोग अभी सीखे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, और दूसरा मैंने बात किया किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब जैसे ही हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, तो एक हमारा टॉपिक आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन। एक जो हमारा टॉपिक आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग इन कार्बन। आई अब यहां से थोड़ा सा समझिए। ठीक है, टॉपिक आपका क्या आएगा, बॉन्डिंग इन कार्बन। ये क्या होता है भाई, बॉन्डिंग इन कार्बन क्या होता है, देखिए केमिस्ट्री में बेसिकली आप अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो वहां पे बहुत सारा बॉन्ड पढ़ोगे, लेकिन ऑर्गेनिक में बेसिकली 2 ही प्रकार का बॉन्डिंग देखने को आपको ज्यादातर मिलेगा। बॉन्डिंग इन कार्बन, बॉन्डिंग का मतलब बंधन। जब शादी ब्याह होता है, एक मेल और एक फीमेल दोनों का बंध जाता है, डेट मींस बॉन्डिंग, बंधन होता है। तो बॉन्डिंग इन कार्बन बेसिकली यहाँ पे 2 प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। एक होता है आयोनिक, एक होता है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के भी नाम से जानते हैं। और दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा क्या होता है आपका, कोवैलेंट बॉन्ड। अब आइए थोड़ा सा समझिए, कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल के पास होता है, और सबसे बड़ा भिखारी भी नॉन मेटल ही होता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा, लेकिन उसको और पैसे का रिक्वायरमेंट है कि ताकि वो स्टेबल हो जाए।
तो जब आपका बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बनता हो, ठीक है, जब आपका बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बनता हो, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखोगे। जब आपका बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बनता हो, उस बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोवैलेंट बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड नाभि से स्पष्ट है, आयन यानी एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं H2O, तो ये बात देख रहे हैं कि H के ऊपर प्लस, O के ऊपर माइनस, तो इसको बोल देना आयोनिक। पहले तो ये ध्यान देना होगा कि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, तो ये कभी भी आयोनिक नहीं होगा, ये क्या होगा? कोवैलेंट। क्लियर हो गया? तो आयोनिक बॉन्ड में एक मेटल और एक नॉन मेटल चाहिए, और कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों का दोनों जो होगा वो आपका क्या होगा? नॉन मेटल होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। इस चीज को याद रखो कि कोवैलेंट बॉन्ड कभी भी बनेगा तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, जबकि आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कभी भी अगर बनेगा आपका, तो वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप अगर 99.9% बात करोगे तो कोवैलेंट बॉन्ड का जिक्र होगा, और 0.1% जिक्र होगा किसका? आयोनिक बॉन्ड का। और केमिस्ट्री में थोड़ा सा अगर आगे जाओगे तो एक नया टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे जिक्र करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसके बारे में बात करेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बात करेंगे। इसमें भी थोड़ा सा आपको डिटेल ज्यादा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं RMGX। अभी बस नाम याद रखोगे, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये आपको 12th में पढ़ना होगा, ठीक है ना, RMGX। क्लियर हो गया? अब देखते ही आपके माइंड में ये पता चल जाएगा कि कौन आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है और कौन आपका कोवैलेंट बॉन्ड है। जहां पे एक मेटल और एक नॉन मेटल देख रहे हो वहां पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल दो, और जहां पे दोनों नॉन मेटल देख रहे हो वहां पे क्या बोल दो? कोवैलेंट बॉन्ड। थोड़ा सा अगर हम लोग इसका डिटेल करते हैं भाई, तो कोवैलेंट बॉन्ड दो प्रकार का होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं पोलर, एक को बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, सीबी का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड। और एक को हम लोग बोलते हैं भाई नॉन पोलर, एक को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे दो प्रकार का हो गया। एक को हम लोग बोलेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और एक को हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग कितने भाग में बांटे हैं? दो भाग में, एक पोलर और एक नॉन पोलर। देखो तरीका आपको बता रहे हैं, अगर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड निकालना होगा, तो पोलर का मतलब लग रहा है सेम, लेकिन इसका डिफिनेशन होगा डिफरेंट नॉन मेटल। अगर नॉन पोलर निकालना होगा तो ये होगा सेम नॉन मेटल, सेम नॉन मेटल। अब बताइए सेम नॉन मेटल कौन कौन हो सकता है? जैसे H2, जैसे O2, जैसे N2, जैसे Cl2, जैसे Br2, जैसे I2। ये सारा का सारा जो भी नॉन मेटल आप देख रहे हो, जो भी कंबाइन किया है वो सेम नॉन मेटल है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, आयोडीन आयोडीन। तो ये सारा का सारा आपका नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में क्या बताया कि डिफरेंट नॉन मेटल, जैसे HCl, जैसे CO2, जैसे SO2, जैसे NH3। यानी कहने का मतलब जब सेम तरीके का नॉन मेटल एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, तो उसको नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जबकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन मेटल एक दूसरे से कंबाइन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे ही हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दी। पहले तो हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड का जिक्र किए, यहाँ पे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड देखे, लेकिन एक्चुअल में कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, डिफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना होगा। तो आइए हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड का डिफिनेशन देखते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं? डिफिनेशन। आइए इसको हम लोग पहले जिक्र करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या? वैसा बॉन्ड, वैसा बंधन जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो, ठीक है। यानी दोस्त वाला बॉन्ड जो होता है वो ठीक ठाक होता है। अगर हम 5 रुपया दे रहे हैं तो कहते हैं कि तुम भी हमको 5 रुपया दो। यानी अगर दोस्ती लंबे समय तक जिंदा रखना है तो म्यूचुअल शेयरिंग होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है कि अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो आपको भी 5 ही करना है, कोई हमदर्दी की जरूरत नहीं है।
ज्यादा दोगे तो भी दिक्कत है, कम दोगे तो भी दिक्कत है, ये किसी ना किसी पार्टी से तो दिक्कत होना ही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं कि हम आपको अगर स्टेबल होने के लिए 2 रुपया दे रहे हैं तो आप भी हमको स्टेबल होने के लिए 2 ही रुपया दो। हम आपको स्टेबल होने के लिए 5 रुपया दे रहे हैं तो आप भी हमको स्टेबल होने के लिए 5 ही रुपया दो। यानी कहने का मतलब कि केमिस्ट्री में जब भी बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया बातें? यानी कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब कि आप यहाँ पे कह सकते हो द बॉन्ड, क्या कह सकते हो? द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाई, द बॉन्ड विच आर, द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाई, which are formed by mutual sharing of electron, पारस्परिक संबंध। ठीक है ना? the bond which are formed by mutual sharing of electron, यानी वैसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअली शेयरिंग से बनता हो। ठीक है ना? वैसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअली शेयरिंग से बनता हो उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। वैसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। अब उसके बाद बताया है on the basis of sharing of electron, on the basis of sharing of electron, covalent bond can be divided into 3 parts, can be divided into 3 parts। मैंने क्या बताया आपको कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पे कोवैलेंट बॉन्ड 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जिसमें से पहला हम लोग बात करेंगे, जिसमें से पहला बात करेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। पहला क्या बात करेंगे? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। पहला हमारा हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा जो होगा उसको हम लोग क्या बात करेंगे? डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन बहुत इजी है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो। डबल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो। और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो। यानी जहां पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जहां पे 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और जहां पे 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होता है वहां पे हम लोग बोलते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। और सबसे पहले हम तीनों का एग्जांपल देख लेंगे। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल H2Cl2 ले लो, डबल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल O2 ले लो, और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल आप N2 ले लो। ठीक है ना? इसमें आप और एग्जांपल HCl भी ले सकते हो। ठीक है, आइए अब तीनों को हम लोग पहले प्रूफ कर लेते हैं, देन हम लोग आगे की क्लास में एंट्री करेंगे। फिर ठीक है, अगला टॉपिक देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 3 भाग में इसको बांट लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहले क्या देखते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी हर जगह सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, सेकंड में क्या देखते हैं? डबल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी डबल कोवैलेंट होगा। और फिर देखते हैं हम लोग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी 3 कोवैलेंट बॉन्ड होगा। इसमें आप एग्जांपल बहुत सारा दे सकते हो। ठीक है, H2Cl2 CH4। ठीक है, उसके बाद अभी आपको हम बताएं, एक और बताएं, क्या बताएं HCl। ठीक है, तो यहाँ पे आप HCl भी दे सकते हो। चलिए हम इसमें प्रूफ कर रहे हैं। अगर हम लोग Cl2 का बात करेंगे, देखिए एकदम आसानी से तरीका सीखो भाई, जब तक तरीका नहीं सीखोगे कुछ भी नहीं होने वाला है। क्लोरीन 2 है। सबसे पहले क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करो 2 8 7। आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। यही 7 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को लिखना होता है। Cl2 है, Cl2 लिख देंगे। यही हमको 7 इलेक्ट्रॉन के बारे में लिखना है। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन में कौन सा शेयरिंग में होगा और कौन सा लोन में होगा ये तो पता नहीं है आपको। और साथ ही इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है। और ध्यान से देखो, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और ये जो साइड वाला क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं लोन इलेक्ट्रॉन। क्या बोले? इनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और ये जो साइड वाला क्षेत्र देखते हैं उसको लोन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर है? अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो कितना शेयर में होगा, कितना लोन में होगा? तो एक काम करना, आउटर वाले इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करो। तो स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो जितना स्टेबल होने के लिए चाहिए वही लिखाता है शेयर पेयर में।
तो स्टेबल होने के लिए एक चाहिए, तो एक लिखाया शेयर पेयर में, टोटल 7 था, एक हो गया, कितना बच गया 6, तो 6 लिख दो लोन पेयर में, 6 का लिख दो लोन पेयर में। सेम कहानी इसके साथ भी आप दो, ठीक है, ये भी CLS 7 था, एक स्टेबल होने के लिए चाहिए, तो एक लिख दोगे कहा शेयर पेयर में, बाकी 6 जो बच गया वो कहा लिख दोगे लोन पेयर में। तो 2 2 4 2 6 7 और 1 लेगा तो क्या हो जाएगा 8 स्टेबल, 2 2 4 2 6 1 7 1 लेगा तो 8 स्टेबल। और बताया है कि एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, तो Cl और Cl के बीच में क्या होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे आपको बॉन्ड फॉर्म करना होता है। अगर एग्जांपल हम लोग CH4 का बात करते हैं तो यहाँ पे C और H4 है, इसी का हम लोग एग्जांपल यहाँ प्रूव कर रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2 और 4 होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा C। ठीक है, ये दुलरुआ एटम है तो इसको बीच में रखेंगे, हाइड्रोजन 4 को है, 4 जगह इसको कर देंगे हम लोग। अब ध्यान से देखो, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए आउटर ऑर्बिटल तो एक ही है, इसको स्टेबल होने के लिए एक ही चाहिए, तो इसके शेयर्ड पेयर में एक हो गया, इसके लोन पेयर में एक भी नहीं होगा, तो इसके शेयर्ड पेयर में एक, शेयर्ड पेयर में एक, शेयर्ड पेयर में एक, शेयर्ड पेयर में एक। कार्बन के पास 4 है, स्टेबल होने के लिए 4 चाहिए इसको और 4 है ही, तो इसके भी शेयर्ड पेयर में 4 हो जाएगा, तो 1 2 3 और 4। देखिए, एक था एक लेके डुएट, 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 तो सारा हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए एक एक लेके डुएट पूरा किया, तो कार्बन भी तो एक एक लेके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो कार्बन के पास अपना कितना था 1 2 3 4, इसे लेगा 5 6 7 और 1 8, तो पता चला कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये हो गया एग्जांपल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का। सभी लोगों को क्लियर हो गया। यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे, यानी वैसा कोवैलेंट बॉन्ड जहां पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो, वैसा कोवैलेंट बॉन्ड जहां पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हो, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब आइए एग्जांपल आते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड का। ठीक है, तो ये सिंगल था, आप लोग इसको उतार लोगे। ठीक है, अगर हम लोग अब आते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड की ओर, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड में सबसे बेस्ट आपका जो एग्जांपल आता है वो क्या आता है, तो वो आता है O2। वो क्या आता है भाई मेरे, O2 आता है। तो O2 देखिए, O का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन करो 2 और 6, O 2 है तो 2 ठो O कर दो, एकदम फ्रीली समझो, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, एकदम आराम से मौज करते हुए समझो। ठीक है, O का एटॉमिक नंबर 6 है, स्टेबल होने के लिए इसको कितना चाहिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो जितना चाहिए वो लिख दो शेयर्ड पेयर में। टोटल 6 था, 2 हो गया, 4 बच गया, तो 4 लिख दो लोन पेयर में, 1 2 3 4। सेम कहानी 2 हो जाएगा शेयर्ड पेयर में और 4 हो जाएगा किसमें, लोन पेयर में। लोन पेयर में किधर से भी लिख सकते हो, तो 2 2 4 2 6, 2 लेगा 8, कितना लिया देखना, म्यूचुअल शेयरिंग होता है 2 लिया, ये कितना लेगा 2 2 4 2 6, ये भी 2 ही लेगा। ठीक है, तो O और O के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हुआ, इसमें कितना हुआ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हुआ, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का, तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में सबसे बेहतर अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो वो हमारा दिखता है N2, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ये तो तीनों गैस ही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो N2 में देखते हैं तो N का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो जब 7 होता है तो इसका जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 और 5 होगा। तो N और N देखते हैं, तो इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 चाहिए, तो 3 हो गया इसके शेयर्ड पेयर में, 2 बच गया तो 2 हो गया लोन पेयर में। टोटल 5 था, तो 5 तो हमको लिखना होता है, आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लिखना होता है, लेकिन जितना स्टेबल होने के लिए चाहिए वो लिखाता है शेयर्ड पेयर में, जो बच गया वो लोन पेयर में। सेम कहानी इसका भी 3 हो गया शेयर्ड पेयर में और 2 हो गया लोन पेयर में, तो 3 2 5, ये इसे 3 लेगा, स्टेबल हो गया, 3 2 5 इसे 3 लेगा, स्टेबल हो गया। तो N और N के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। यानी कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे 3 भाग में बांटते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होता है, जबकि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होता है। ठीक है, अब हम लोग जब यहां से आगे बढ़ते हैं तो एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं वर्ड रूट। ये बहुत ज्यादा ही जरूरी है, आपका सारा टॉपिक आपका अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। वर्ड रूट के बारे में बात करते हैं, वर्ड रूट क्या होता है। जैसे
कोई भी अगर कंपाउंड बनता है तो जैसे अगर कोई भी हम लोग नाम लेते हैं, ठीक है, जैसे हरे राम, ठीक है, एक किसी लड़के का नाम हो गया हरे राम, तो उसमें हरे और राम दो चीज लगा हुआ है, एक मेन नेम होता है और एक टाइटल होता है। जैसे मुकेश राज, मुकेश मेन नेम हो गया और राज जो हो गया वो क्या हो गया, टाइटल हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी कंपाउंड में दो चीज होता है, पहला वर्ड रूट और दूसरा सफिक्स, ठीक है। तो वर्ड रूट बहुत मेन पोर्शन होता है, जैसे मीथेन हो गया तो मीथ, इथेन में इथ, प्रोपेन में प्रोप, तो ये सारा हमारा वर्ड रूट है जो किसी भी कंपाउंड के लिए बहुत बड़ा उपयोगी साबित होता है। वर्ड रूट किसको कहते हैं, देखिए जब हमारा कार्बन एक रहेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके लिए कोई रूल नहीं है, इसके लिए जो है आपको याद करना पड़ेगा। सब स्मॉल में लिखिएगा। कार्बन 1 के लिए मीथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन और 10 के लिए डेक होता है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। 10 तक तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई माई बाप नहीं है। ठीक है, इसका तरीका यही है, 1 मीथ, 2 ईथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नोन और 10 डेक होता है। ठीक है, अब देखिए, अब जब एक के बाद एक आएगा, यानी 11 में, 21 में, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, तो वहां पे एक का नाम चेंज हो जाएगा ऑन, या नाम चेंज हो जाएगा हेन, और 10 का तो जानते हैं डेक, तो नाम हो जाएगा अनडेक, यह हो जाएगा हेनडेक। यानी 11 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 और प्लस 10, यानी यूनिट वाला और प्लस 10, तो 1 के बाद जब 1 आएगा तो नाम ऑन, और 10 के लिए डेक, तो नाम हो गया अनडेक। अगर आप इसी तरीका से 12 के लिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, अब स्पेशल नाम हो जाएगा 20 के लिए, तो 20 के लिए आता है इकोस। अब जैसे 2 आएगा तो नाम हो जाएगा डू, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। देखिए थोड़ा सा यही चेंज हुआ है, ये तो 10 तक के लिए एकदम मूल मंत्र है, इसको तो आप याद ही कर लो। लेकिन अब जब 1 आएगा, जैसे 2 डिजिट में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 आएगा, तो इसका थोड़ा सा नाम चेंज होगा। डू के लिए डू, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, अब सब वही आएगा, सब में ए लगा देना, पेंटा, हेक्सा, 17 के लिए हेप्टा, 18 के लिए ऑक्टा, 90 के लिए नोना। और आपको पता है कि अगर 90 लिख रहे हैं, सिर्फ 90 लिख रहे हैं, तो आपको क्या पता है, पहले यूनिट देखिए 9 और प्लस जो पहले उसमें 0 जोड़ दीजिए, तो बात तो वही हुआ। तो 9 का नाम बता है नोना और 10 का बता है डेक, तो नाम हो गया नोना डेक। नाम क्या हो गया, नोना डेक। तो सब में बस वही लगा दिया करो आप लोग, एकदम ट्रिकली वाइज बनते गया। तो इसका नाम हो गया डू डेक, इसका नाम हो गया ट्राई डेक, इसका नाम हो गया टेट्रा डेक, इसका नाम हो गया पेंटा डेक, इसका नाम हो गया हेक्सा डेक, हेप्टा डेक, ऑक्टा डेक, नोना डेक, और 20 का एक स्पेशल नाम हो गया इकोस। 20 का एक स्पेशल नेम क्या हो गया, इकोस। इसी तरीका से जब आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, तो C21 से आता है, ठीक है, कहां तक जाता है, C30 तक जाता है। तो 21 का मतलब 1 + 20, तो 1 का तो जाने हो ऑन, और 20 का जाने इकोस का नाम हो गया यूनिकोस। ठीक है, अगर हम लोग 25 का बात अगर करते हैं तो क्या कहोगे, 5 + 20, तो 5 का नाम हो गया पेंटा, और 20 का इकोस, तो नाम हो गया पेंटा, पेंटा इकोस। ठीक है, इसी तरीका से आप पूरा लिख लोगे। 30 का स्पेशल नाम होता है ट्राइकोट। अब थोड़ा सा समझो, ठीक है, जो नेम 30 का होता है वही नेम सबका होगा। ठीक है, उसी पे सारा डेरिवेटिव्स होगा, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 30 का ट्राइकोंट बताया हम, 40 का टेट्राकॉन्ट, 50 का पेंटाकॉन्ट, 60 का हेक्साकॉन्ट, 70 का हेप्टाकॉन्ट, 80 का ऑक्टाकॉन्ट, 90 का नोनाकॉन्ट, और 100 का हेक्ट। ठीक है, अब इस पे कोई भी क्वेश्चन आपको देगा तो आपसे बन जाएगा। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे कि यहाँ पे एक हम बॉक्स बना के लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो।
अगर कोई पूछेगा C76 का नाम बताइए, तो आपको ट्रिक क्या बताएं कि लास्ट वाला लिखे 6 प्लस जो रहेगा उसमें एक जीरो कर दीजिएगा। 6 प्लस 70, 76 हो गया। तो 6 का नाम क्या बताए कि 6 जब आएगा तो नाम हो जाएगा हेक्सा, तो 6 के लिए हेक्सा, और 70 के लिए हेप्टाकोन तो नाम हो जाएगा हेक्सा हेप्टाकोन, 99 के लिए नोनाकोंट होगा। ठीक है, तो इसी तरीका से आप ये पूरे कंप्लीट वर्ड रूट को कर सकते हो। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गया? ये पूरा पोर्शन आपको क्लियर होता हुआ दिखाई दिया ना? चलिए अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, अगला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन का है। चलिए अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन। तो जब हम लोग यहाँ पे हाइड्रोकार्बन देखते हैं, तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो भागे बांटते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो भागे बांटते हैं। एक को बोलते हैं एलिफैटिक, एक को क्या बोलते हैं? एलिफैटिक। ठीक है, एलिफैटिक का मतलब होता है ओपन चैन स्ट्रक्चर। एलिफैटिक का मतलब क्या होता है? ओपन चैन स्ट्रक्चर। और दूसरा होता है साइक्लिक। दूसरा क्या होता है? साइक्लिक। इसी को बोलते हैं क्लोज चैन स्ट्रक्चर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोज चैन स्ट्रक्चर। ठीक है, एक होता है आपका एलिफैटिक, एक होता है साइक्लिक। एलिफैटिक का मतलब ओपन चैन स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या बताया? क्लोज चैन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए एलिफैटिक को हम लोग दो भागे बांटते हैं। एलिफैटिक को हम लोग दो भागे बांटते हैं। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड, एक को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड। एक को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड्स। और दूसरा को बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड। अनसैचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड्स। अगर हम लोग सैचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, एग्जांपल एक ही होगा जिसको बोलेंगे हम लोग अल्केन। अनसैचुरेटेड एलिफैटिक कंपाउंड की बात करेंगे तो एग्जांपल दो होगा, एक को बोलेंगे हम लोग अल्कीन और एक को हम लोग बोलेंगे अल्काइल। एक को बोलेंगे हम लोग अल्कीन और एक को बोलेंगे अल्काइल। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में बेसिकली यही अंतर है कि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा के साथ इसमें क्या होता है? पाई बॉन्ड। और आपको पता है कि एक पाई बॉन्ड टूटता है तो दो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सैचुरेटेड सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कंटेन करता है, जबकि अनसैचुरेटेड जो होता है वो सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड को कंटेन करता है। ठीक है, जब हम लोग आगे बात करते हैं साइक्लिक, तो साइक्लिक या क्लोज चैन स्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं होमोसाइक्लिक, एक को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक, और एक को बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। एक को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक अगर हम लोग बात करते हैं भाई, अगर हम लोग यहाँ पे होमोसाइक्लिक का बात करते हैं तो पहले हेट्रोसाइक्लिक हम लोग इसको ही पढ़ेंगे। हेट्रोसाइक्लिक में आपका क्लोज चैन स्ट्रक्चर में पॉलीवैलेंट एटम एंट्री करेगा, जैसे ऑक्सीरेट, थायोफिन, फ्यूरोन। ठीक है, ये सारा एंट्री करेगा। होमोसाइक्लिक का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लोज चैन स्ट्रक्चर, और उसके साथ साथ सेम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा। तो ये दो प्रकार का होगा। एक को हम लोग बोलेंगे एलिसाइक्लिक, एक को क्या बोलेंगे हम लोग? एलिसाइक्लिक, और एक को बोलेंगे हम लोग एरोमेटिक। एरोमेटिक को भी हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? बेंजीन के बारे में। ठीक है, अगला बात कर रहे हैं, जब एलिसाइक्लिक पढ़ेंगे तो सेम कहानी जो हम लोग यहाँ पे एलिफैटिक का देखे हैं, जो हम लोग यहाँ पे कहानी एलिफैटिक का देखे हैं, वही कहानी हम लोग इसमें बात करेंगे। तो एलिसाइक्लिक को दो भाग में बात करेंगे। एक को बोलेंगे सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, और एक को हम लोग क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक। सैचुरेटेड में आपका एक ही आएगा, बस क्या? बस वो अंतर यही है कि अल्केन था, ये साइक्लोअल्केन हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा आपका साइक्लोअल्केन, और इसमें आपका दो आएगा, जिसमें से एक का नाम है साइक्लोअल्कीन और दूसरा का हमारा नाम है साइक्लोअल्काइन। साइक्लोअल्काइन, तो इसमें आपका एक आएगा साइक्लोअल्केन और इसमें आएगा साइक्लोअल्कीन और साइक्लोअल्काइन। तो अब हमको इस चार्ट के माध्यम से पूरे डिटेल में स्टडी करना होगा। यानी क्या बताए? हाइड्रोकार्बन दो भाग में, पहला ओपन चैन और दूसरा क्लोज चैन। ओपन चैन को एलिफैटिक, क्लोज चैन को क्या बोलते हैं? साइक्लिक।
अब जैसे एलिफैटिक हुआ ओपन चेन, तो ये दो प्रकार का, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में अल्केन और अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन। एक में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और एक में सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड। दूसरा जब हम लोग स्टडी कर रहे थे साइक्लिक, तो साइक्लिक दो प्रकार का होता है, एक होमोसाइक्लिक एक हेटेरोसाइक्लिक। क्लोज चेन स्ट्रक्चर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हो तो होमोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्लोज चेन स्ट्रक्चर हो लेकिन उसमें अटैच्ड हो किसका, पॉलीवैलेंट एटम का, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर का, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेटेरोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक जस्ट आपका सैचुरेटेड की तरह था, एलिफैटिक की तरह था, बस अंतर ये था कि वो ओपन चेन में था और ये क्लोज चेन में था, तो इसीलिए हम लोग एलिसाइक्लिक को भी दो भाग में बांट दिए। ठीक है, एक को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड, जिसमें एक आएगा आपका साइक्लोअल्केन और एक में आएगा साइक्लोअल्कीन और साइक्लोअल्काइन। एक था आपका एरोमेटिक, तो एरोमेटिक का मतलब होता है वैसा क्लोज चेन स्ट्रक्चर जो कम से कम एक बेंजीन को बनाए, और एक बेंजीन को बनाने में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन आता है, और एक जगह सिंगल एक जगह डबल बॉन्ड। सबसे पहले इसमें जो हमारा टॉपिक आएगा वो हमारा आएगा अल्केन, यानी सबसे पहले आप लोग टॉपिक लगा लीजिए अल्केन के बारे में। ठीक है, पहले आपको एक बेसिक चीज हम बता देते हैं, आपको अगर याद करना होगा तो ये सारे को एक ही जगह कैसे याद करोगे। देखिए इसमें कौन कौन सा ग्रुप आपको बेसिकली 11th में पढ़ना होगा। सबसे पहले आपको देखना होगा अल्केन, सेकेंड आपको देखना होगा अल्कीन, थर्ड आपको देखना होगा अल्काइन, फोर्थ आपको देखना होगा अल्काइन, उसके बाद आपको देखना होगा साइक्लोअल्केन, अगला होगा साइक्लोअल्कीन, देन लास्ट होगा इसका साइक्लोअल्काइन। ठीक है ना, ये आपका बेसिकली इतना ही टॉपिक है जिसके हेल्प से ऑर्गेनिक में बेहतर काम हो सकता है, यानी पूरे ऑर्गेनिक को आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या बताएं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइन। अगर हम लोग अल्केन का बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा दुगना प्लस 2, CnH2n+2। आप इसको याद रखना, दुगना प्लस 2। अब इसमें से 2 घटाओ, तो 2 घटाओगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n। फिर 2 घटाओगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n-2। यानी अल्कीन का फॉर्मूला होता है दुगना प्लस 2, अल्कीन का फॉर्मूला होता है दुगना, और अल्काइन का फॉर्मूला होता है दुगना माइनस 2। अब देखिए जो फॉर्मूला अल्कीन का होता है, ठीक है, जो फॉर्मूला यहाँ पे आप अल्कीन का देखे हैं वही फॉर्मूला आप साइक्लोअल्कीन का लगाइए। तो साइक्लोअल्कीन का फॉर्मूला को क्या बता दिया, ट्रिक क्या बताया, CnH2n। ठीक है, अब फिर इसमें से 2 घटाते चलिए, तो साइक्लोअल्कीन का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2 और साइक्लोअल्काइन का फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-4 हो जाएगा। एक और आता है जो हम लोग बेंजीन वाला बात करेंगे, जिसको बोलेंगे एरोमेटिक चैन। तो एरोमेटिक चैन का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें भी 2 घटा दीजिए, फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-6। यानी पूरा का पूरा यही आपका मेन सीरीज है। तो फॉर्मूला पहले आप लोग याद कीजिए, अल्कीन का दुगना प्लस 2, अल्कीन का दुगना, अल्काइन का दुगना माइनस 2। ठीक है, जो फॉर्मूला अल्कीन का वही ट्रिक आप अपना दीजिएगा किस पे, साइक्लोअल्कीन पे। तो अल्कीन का फॉर्मूला हो जाएगा दुगना, साइक्लोअल्कीन का दुगना माइनस 2, साइक्लोअल्काइन का दुगना माइनस 4, और एरोमेटिक चैन बेंजीन वाले का फॉर्मूला हो जाएगा दुगना माइनस 6। एक यहाँ पे बच गया कौन सा, अल्काइल। अल्काइल का मतलब क्या, अल्कीन में से एक कार्बन को हटा दो या फिर अल्कीन में एक कार्बन को जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, CnH2n। ये अल्कीन हो गया, इसमें एक कार्बन को जोड़ेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, एक हम लोग हाइड्रोजन को इसमें ऐड कर देंगे, दुगना प्लस 1। या तो अल्कीन में से एक हाइड्रोजन को हटा दे या तो अल्कीन में एक हाइड्रोजन को जोड़ दे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा दुगना प्लस 1। तो ये आपका अल्काइल ग्रुप हो गया। इतना ही आपका पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसका फॉर्मूला आपको याद करना होगा। ठीक है, अभी हम लोग इसी सारे पे काम करने वाले हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। देन हम लोग आगे बढ़ते हुए अल्कीन का पूरा प्रीफेस को देखेंगे हम लोग कि अल्कीन क्या होता है, कितने तरीके से उसका स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। चलिए आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे अल्कीन। अल्कीन जैसे हम लोग देखते हैं तो आपको पिछले क्लासेस में वर्ड रूट के भी बारे में हमने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अल्कीन का जनरल फॉर्मूला। अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है ना, अगर हम लोग n बराबर 1 पे बात करेंगे तो इसका पहले फॉर्म क्या होता है, पहले आप इसका फॉर्म देखिए। तो इसका जनरल जो फॉर्म होता है वर्ड रूट प्लस सफिक्स होता है। यानी केमिस्ट्री बोलता है, ऑर्गेनिक बोलता है कि जब जब वर्ड रूट प्लस सफिक्स मिलेगा तब तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। वर्ड रूट आपको पता है, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये सारा का सारा आपका वर्ड रूट है। ये सारा का सारा आपका वर्ड रूट है। और अल्केन में सफिक्स क्या है, एन। आपको पता है ना, प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग होता है जो किसी भी वर्ड के पहले लगता है। सफिक्स का मतलब प्रत्यय होता है जो बाद में लगता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सफिक्स क्या हो गया, एन हो गया। तो अगर हम लोग n बराबर 1 पे बात करेंगे तो n बराबर 1 पे वर्ड रूट क्या हो गया, वर्ड रूट आपका मीथ हो गया, और सफिक्स हम लोग n जोड़ेंगे तो नाम क्या हो गया, मीथेन हो गया। और मीथेन को हम लोग मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज।
ठीक है, मीथेन को हम लोग मार्स गैस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड रूट आपका मीथ हो गया और सफिक्स एन हो गया, तो नाम क्या बन गया? मीथेन। अब जैसे मीथेन बन गया, जब ये एन वाला ग्रुप आ गया तो जनरल फॉर्मूला क्या बता है? दुगना प्लस दो, तो ये एक पे आता है, मीथ एक पे आता है, तो सी एक का दुगना दो, और दो जोड़ेंगे तो चार, यानी फॉर्मूला बेसिकली क्या हो गया? CH4 हो गया। फॉर्मूला क्या हो गया? CH4। तो मीथेन का फॉर्मूला आपका CH4 हो गया। क्लियर हो गया? अब उसके बाद जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पता है कि अल्केन में हर जगह कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। तो कार्बन हम लिख देंगे, और कार्बन 4 बॉन्ड पूरा करता है, क्योंकि हमने पढ़ाया था टेट्रा वैलेंस। हमने बताया था क्या? टेट्रा वैलेंस। तो कार्बन 4 बॉन्ड पूरा करता है, चारों सिंगल चाहिए तो इसको सिंगल बॉन्ड पूरा कर दो, तो ये 1 2 3 4, तो ये आपका बन गया पूरा का पूरा मीथेन। इसमें एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, LDS। ठीक है, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाने आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बनता कैसे है पहले इसको आप सीखिए ध्यान से। देखिए ये बनता कैसे है। सबसे पहले आपके पास कौन कौन सा दो एलिमेंट है? एक कार्बन है, दूसरा आपके पास हाइड्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 और 4 हाइड्रोजन का करोगे तो 1 होगा। अब कार्बन और हाइड्रोजन में यहाँ पे अगर देखोगे तो इसमें सेंट्रल मेटालिक एटम कौन है? मतलब सेंट्रल एटम कौन है? जो दुलरुआ एटम होगा, जो सबसे कम होगा, तो कम कार्बन है, तो कार्बन को हम लोग यहाँ पे बीच में डाल देंगे। ठीक है, ये जैसे है आप वैसे ही बना लो, ज्यादा इसमें टेंशन लेना ही नहीं है। ये जैसे है आप उसको वैसे ही यहाँ पे बना लो। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा चीज, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर, और ये साइड वाला जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है ना, इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र होता है वो शेयर्ड पेयर, बाकी साइड वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान देना कि कार्बन के आउटर ऑर्बिट में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 4 है। तो कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए या तो वो डुएट हीलियम के पास जाएगा, या तो वो ऑक्टेट नियोन के पास जाएगा। हालांकि कहा जाता है कि हाइड्रोजन जो है स्टेबल होने के लिए, ठीक है, वो किस नोबल गैस के पास जाएगा? हीलियम के पास जाएगा। और जब ये जाएगा तो हम लोग कहेंगे डुएट पूरा किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना होगा। बाकी अदर जैसे कार्बन अगर स्टेबल होने के लिए जाएगा तो ये नियोन के पास जाएगा, हम लोग कहेंगे ये क्या पूरा किया? ऑक्टेट पूरा किया। क्या पूरा किया? ऑक्टेट। तो यहाँ पे कार्बन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए नियोन के पास जाएगा। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना? 4 2 6, तो इसको और कितना चाहिए? 4 चाहिए, तभी तो स्टेबल होगा ना। तभी तो ये 4 2 6 और 4 कितना होगा? 10 होगा। तो जरा सोच के बताना कि इसको स्टेबल होने के लिए और कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो जितना स्टेबल होने के लिए चाहिए आउटर ऑर्बिट में अगर उतना ही होगा तो वो सारा का सारा लिखा जाए किसमें? शेयर्ड पेयर में। जैसे एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं कि अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 2 और 5 हुआ, तो इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 3 चाहिए, तो 3 लिखाएगा। अब जैसे आउटर ऑर्बिट में 5 है तो 5 ही लिखाएगा शेयर्ड और लोन में, लेकिन स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 3, तो 3 लिखाएगा शेयर्ड पेयर में। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय याद रखना होगा। आउटर ऑर्बिट का जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही लिखाता है शेयर्ड में, वही लिखाता है लोन में, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए चाहिए वो लिखाता है शेयर्ड में, रिमेनिंग लिखा जाता है लोन पेयर में। ये आप लोगों को क्लियर हो गई बातें? ठीक है, तो यहाँ पे आउटर ऑर्बिट में टोटल 4 था और इसको 4 चाहिए ही। ठीक है, तो ये चारों लिखा जाएगा शेयर्ड पेयर में। अब बताइए चारों जब शेयर्ड में लिखाएगा तो चारों यहाँ पे भी लिखना सही नहीं है, यानी सब जगह एक एक दे दे, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन भी है। तो इसके आउटर ऑर्बिट में 4, 1 2 3 4, इसका मतलब कि ये शेयरिंग इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, इससे भी करेगा। क्लियर हो गया? अगर हम लोग हाइड्रोजन का बात करेंगे तो इसके भी आउटर ऑर्बिट में एक ही है। इसको स्टेबल होने के लिए हीलियम के पास जाना, तो ये कितना लेगा? 1 लेगा। आउटर ऑर्बिट में 1 है, स्टेबल होने के लिए 1 ही चाहिए, तो इसके भी लोन पेयर में नहीं बचा। शेयर्ड पेयर में कितना बचेगा? तो शेयर्ड पेयर में इसका 1, तो ये भी इसका 1 लेगा, ये भी 1 देगा शेयर्ड में, ये भी 1, ये भी 1, क्योंकि 1 हाइड्रोजन शेयर्ड पेयर में 1 ही देगा, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 देगा। अच्छा, जब ये हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से लिखेंगे, तो 1 को किससे लिखेंगे? क्रॉस से लिखेंगे। हाइड्रोजन जो होता है वो डुएट पूरा करता है। 1 था, 1 लिया, डुएट पूरा कर लिया। 1 था, 1 लिया, डुएट। ये था डुएट और ये भी था डुएट। अब बताइए चारों हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए डुएट पूरा कर लिया। अब कार्बन के पास अपना कितना था? कार्बन के पास अपना था 1 2 3 4। जब ये इससे लिया तो ये भी इससे लेगा 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि कार्बन भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। देन जब ये आपको समझ में आया तो इसके थ्रू आप ये स्ट्रक्चर को बना सकते हैं ना। कार्बन हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग सिंगल बॉन्ड, 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 और सारी जगह पे क्या लगा दो? हाइड्रोजन लगा दो। यानी ये आपका कंप्लीटली फॉर्म हो गया किसका? अल्केन में मीथेन का। अब इसमें क्या क्या नाम आता है तो इसको हम लोग बोलेंगे सीपीडीएस नेम। इसको हम लोग बोलेंगे सीपीडीएस नेम, यानी कंपाउंड्स का ये नेम हो गया। सेकेंड, ये जो हम लोग देख रहे हैं वो हमारा क्या निकल के सामने आया? यानी ये हमारा निकल के सामने आया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या निकल के सामने आया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये जो हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलेटन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? स्केलेटन फॉर्मूला ये हो गया।
और ये जो आप सामने देख रहे हैं इसको बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये आपका हो गया। इसमें एक चीज और छूट गया जिसको हम बोलते हैं कॉन्डेंस। तो कॉन्डेंस मीथेन में नहीं आता, अगला टॉपिक इथेन में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि कॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? कार्बन के पास जाना है, हाइड्रोजन को समेटना है। यानी जब आपके पास भाई बेसिक नॉलेज रहेगा तो ही आप आगे का ऑर्गेनिक का सफर बेहतर तरीके से तय कर सकते हो। इसमें एक क्वेश्चन हम और बता रहे हैं, बाकी अब इस पे क्वेश्चन ट्राई करोगे, ठीक है ना। चलो हम थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, n बराबर 4 पे लेते हैं, ठीक है ना। n बराबर 4 पे कैसे बनेगा? तो चलिए आइए हम लोग कंप्लीट देखते हैं। 4 पे वर्ड रूट क्या होता है? तो बताते मीथ इथ प्रोप-ब्यूट। तो 4 पे आपका यहाँ पे ब्यूट हो जाएगा। अल्केन पढ़ रहे हैं तो सफिक्स यहाँ पे एन जोड़ेंगे, ब्यूटेन हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4। अल्केन का दुगना प्लस 2 तो 4 का दुगना 8 है, तो जोड़ोगे तो 10, ये हो गया। अब जैसे ब्यूटेन है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 1 2 3 4 सब जगह सिंगल बॉन्ड, तो पहले सब जगह सिंगल बॉन्ड दे दो। और आपको बताया है कि कार्बन 4 बॉन्ड पूरा करेगा तो 1 2 3 1 4। उसी तरीके से कार्बन का जल्दी से 4 बॉन्ड पूरा कर दो। अब ये 4 बॉन्ड पूरा हो गया तो ये डंटा पे क्या खड़ा कर दो? हाइड्रोजन खड़ा कर दो, ठीक है। अब जैसे ये हाइड्रोजन आपका बॉन्ड पूरा हो गया तो आप इसको देखोगे तो ये ब्यूटेन बन जाएगा। अब इसमें एक नया चीज बताया, कॉन्डेंस फार्मूला। कॉन्डेंस फार्मूला क्या बोलता है कि कार्बन के पास जब हाइड्रोजन को समेटो तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितना है? 3 है, तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या? CH3। फिर सिंगल बॉन्ड दो, इस कार्बन के पास समेटोगे तो CH2 सिंगल बॉन्ड, इसके पास समेटोगे CH2 सिंगल बॉन्ड, इसके पास समेटोगे CH3। ज्यादा मत समेटना, नहीं तो फिर वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। अब इसका जब लेविस डॉट बनाओगे, क्या बनाओगे? लेविस डॉट, तो ये भी आपका सिंपली बन जाएगा। लेविस डॉट कैसे बनेगा? तो अब आपके पास एक ट्रिक है, बता रहे एक तरीका, अगर आप ध्यान से देखे होगे तो समझ गए होगे। पहले इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दो, ठीक है। जैसे जो दिया था वैसे पहले आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दो। अब तो आपको ये नहीं ना करना है कि कितना शेड और कितना लोन, हाँ, ये तो आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक तरीका कर लो कि अगर ये हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पे तो एक सारे हाइड्रोजन के पास तो एक ही होगा, तो सारे हाइड्रोजन को पहले एक एक कर दो। सारे हाइड्रोजन को पहले क्या कर दो? एक एक कर दो। अब यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन का तो फिक्स है कि कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ पे क्या कर दो? 1 2 3 और 4। यहाँ पे अलग कर सकते थे, नहीं है तो भी ये पे भी काम चल जाएगा। 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर हो गया। हालांकि एक जगह डॉट क्रॉस थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है ना, बाकी और कोई तरीका नहीं है इसका। अब देखो डुएट पूरा कर लो, डुएट डुएट, ये सारा जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे क्या पूरा करेंगे? डुएट। देखिएगा कितना अच्छे से ये कंप्लीट होगा बॉन्ड। जो तरीका बताया उस पे काम करोगे, क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा। डुएट हो गया। अब इस कार्बन को देखो, 2, क्योंकि जब हाइड्रोजन इससे लिया तो ये भी से लेगा, तो 2 2 4 2 6 7, एक बगल वाला के सेलिंग पेयर से लेगा, तो ये हो गया यहाँ पे 8। देखिएगा ध्यान से, 8 पूरा कर लिया। अब इसका देख लो, 2 2 4 5, जब ये इससे लिया तो ये भी से लेगा, तो 2 2 4 2 6 7, ये एक बगल से लेगा, यानी हर बार एक बगल से लेता हुआ दिखाई देगा। इसका देख लो, 2 2 4 5, ये इससे लिया तो इसे लेगा 6, ठीक है, 7 एक बगल से लेगा 8। इसका देख लो, 2 2 4 2 6 7, एक बगल से लेगा 8। यानी इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हुआ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। यानी अल्केन का कोई भी आपको बोलेगा तो आप 5 तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हो, यानी 5 तरीके से उसके फॉर्म को लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो? तो सबसे पहले आप कंपाउंड्स का नेम, सेकंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, थर्ड स्ट्रक्चरल या स्केलेटल, उसके बाद लेविस डॉट, और जो 5वां होता है सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्डेंस फार्मूला। यानी ये हम लोग का अभी कंप्लीट होता हुआ दिखाई दिया किसका? सिर्फ और सिर्फ अल्केन का। अगर हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो अभी हम लोगों ने सिर्फ अल्केन देखा, अब हम लोग यहाँ पे टॉपिक लगाते हैं अल्कीन का, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे टॉपिक अल्कीन देखते हैं तो अल्कीन में क्या बातें हैं? तो अल्कीन का मतलब सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा, यानी आप कार्बन का लंबा चेन लोगे और बस पहला और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे देना। बाकी हर जगह, बाकी जितना भी जगह देखोगे वो सब जगह आपका सिंगल का सिंगल बॉन्ड ही दिखाई देगा। अब जैसे यहाँ पे हम लोग n बराबर 1 पे नहीं लेंगे, क्योंकि n बराबर 1 पे एक ही कार्बन होगा और एक कार्बन 2 बॉन्ड लेगा तो हाइड्रोजन उस बॉन्ड को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे n बराबर 2 पे बात करते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला आपको क्या पता है? तो इसका जनरल फॉर्मूला पहले लिख लो। जनरल फॉर्मूला इसका होगा दुगना CnH2n। जनरल फॉर्मूला हो जाएगा दुगना, और इसका रूल क्या है? तो रूल आपको बार बार बता रहे हैं, क्या क्या? वर्ड रूट प्लस सफिक्स। एकदम ऑर्गेनिक का नया तरीका, एकदम बेसिक लेवल से आपको ऑर्गेनिक हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जब ये हमारा रूल मिल गया तो आइए सीधे हम लोग क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं, ठीक है। इन बराबर अगर हम लोग 2 पे बात करते हैं तो 2 पे क्या नाम होता है? ईथ होता है। और हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? सफिक्स इन देखेंगे तो नाम हो जाएगा इथिन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दुगना। तो अगर C2 है तो H कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन कितना है? 2 है। और आपको हम एक कॉमन बात बताएं कि पहला कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी एक जगह डबल बॉन्ड होगा तो 2 3 4, 2 3 4, कहीं पे भी 4 बॉन्ड पूरा कर लो। और जहां पे ये डंटा खड़ा किया वहां पे क्या लगा? तो हाइड्रोजन।
कंडेंस का मतलब कार्बन के पास जाओ, हाइड्रोजन को समेटो, तो यहाँ पे समेटोगे तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या हो गया कंडेंस। जब इसका लेविस डॉट बनाओगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इसका ध्यान देना। देखो कैसे इसका लेविस डॉट कितना अच्छे से बनेगा, 2 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना कि कार्बन के आउटर ऑर्बिट में 4 है, शेयरिंग में 4 होगा, यहाँ पे बहुत ध्यान देना। देखो कॉर्नर पकड़ना है, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1। बस एक माइंड सेट हमारा कर लो, कभी नहीं आपका क्वेश्चन फंसेगा कि जब आपको अगर कॉन्डेंस फार्मूला जब आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करना होगा तो सबसे पहले उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना देना, काम बन जाएगा। ठीक है ना, इजी वे में काम बन जाएगा। तो यहाँ पे आप काम क्या करोगे, देखिए बस इसको ध्यान देना, बॉन्ड को पकड़ना, देखिए कितना अच्छे से क्लियर होगा। 1 2 3 4, ठीक है। आइए इसको हम अलग करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, या इस कार्बन को देख रहे हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस कॉर्नर पॉइंट को देखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नीचे है, नीचे दे दो, यहाँ पे दे दो, ऊपर है ऊपर दे दो, बगल में दो, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। बस इस स्ट्रक्चर को ध्यान देके बना लेना, क्योंकि अगर ये एक सिंगल बॉन्ड है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है, चाहे वो दोनों सेम या दोनों अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तरीका से बनाओगे कभी भी आपका क्वेश्चन फंसेगा नहीं और बहुत फास्ट वे में काम होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ के बाद यहाँ पे देखिए, तो ये आपको क्या पूरा किया, ये यहाँ पे आपका डुएट पूरा किया, ठीक है। ये यहाँ पे आपका क्या पूरा किया, डुएट किया, ये यहाँ पे क्या किया, डुएट, ये क्या किया यहाँ पे डुएट। अब जब हम लोग यहाँ पे कार्बन को देखेंगे तो ये 2 2 4 2 6, ये बगल से 2 लेगा तो ये 8 हो जाएगा। इसका देखिए 2 2 4 2 6, ये बगल से 2 लेगा तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, 1 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, 2 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, 1 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, 1 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीका से आपको अल्कीन का स्ट्रक्चर क्लियर होगा। अब जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देंगे, ठीक है, उस पे आप लोग अभी काम करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन हमारा मान लो कि यहाँ पे प्रोपीन हो गया। अगर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रोपीन हो गया तो क्या होगा, सिंपल सा, प्रोप आता है 3 पे, तो यहाँ पे 2 गुना 6 हो जाएगा, 1 2 3, पहला कार्बन के बीच में हम लोग क्या देंगे, डबल बॉन्ड, बाकी जगह क्या देंगे हम लोग, सिंगल बॉन्ड। तो 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4, तरीका यही होगा। डंटा पे क्या खड़ा कर दो, तो डंटा पे शांति मन से हाइड्रोजन को लगा देना है, समेट दोगे तो कंडेंस होगा, क्या होगा बोलो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका जब लेविस डॉट बनाना होगा तो 1 2 3। अब यहाँ पे देखो तरीका आपको हम क्या सीखा है कि इस बॉन्ड को देखना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप दे दो। यही काम आपको जिंदगी भर करना है जब कॉन्डेंस कहेगा तब, और कॉन्डेंस के हेल्प से लेविस और ये बोलने के लिए करता है, तो आप इस काम को करोगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 2 3 4, फिर अगर यहाँ पे आओगे 2 3 4, यहाँ पे आओगे तो सब जगह सिंगल 1 2 3 4। अब लग नहीं रहा है कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहां पे हाइड्रोजन आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड देख रहे हो वहां पे तो फिक्स है कि हाइड्रोजन आएगा। डुएट 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 डुएट। अब कार्बन को देखो 2 2 4 2 6, तो यहाँ से ये 2 लेगा तो 8। इसको देखो 2 2 4 2 6 7, 2 2 4 2 6 7, इससे के लेगा 8 होगा। इसका देखो 2 2 4 2 6 7, इससे के लेगा 8, कंप्लीट होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है ना। तो ये आपका अभी 2 टॉपिक क्लियर हुआ, जिसमें से हम लोग एक बात किए थे अल्केन और दूसरा बात किए थे अल्कीन। सेम कहानी अगर हम लोग अल्काइन की ओर अगर रुख करते हैं तो सेम होगा। जिस तरीके से हम लोग अल्कीन में सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड दिए थे, अल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड देंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, अगला जो हम लोग टॉपिक देखते हैं अल्काइन, अगला जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक देखते हैं अल्काइन, इसमें आपको हम क्या बताएं कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। यहाँ पे हम लोग n बराबर 2 पे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 पे तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड पूरा करता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा C2H, 2 का 2 गुना 4 में से 2 घटेगा 2 होगा। नाम क्या इसका हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा ईथ, और यहाँ पे हम लोग 2 गुना -2 लगाया तो ये हो जाएगा आइन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसका हम लोग को जब स्ट्रक्चर बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन 2 हो गया। और आपको बताएं कि कार्बन का कितना भी लंबा चेन रखेंगे, कार्बन का कितना भी लंबा चेन रखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक जगह ट्रिपल बॉन्ड देंगे तो 3 और 1 4, 3 और 1 4, यहाँ पे क्या लगा दो, हाइड्रोजन को लगा दो। इसको समेटोगे तो कंडेंस हो जाएगा CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर हो गया। अब इसका जब लेविस डॉट स्ट्रक्चर को बनाओगे तो ये C और C इसको कर दो, यहाँ पे 3 है तो 1 2 3, यहाँ पे 1 है 4। क्लियर हुआ ना। कौन देखो 1 2 3 और 1 4। उसी प्रकार से इसको देखो 1 2 3 और 1 4, हाइड्रोजन है, जहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो वहां पे हाइड्रोजन आएगा, 1 है हाइड्रोजन आएगा। बस साइन
इलेक्ट्रॉन जो है वो आप सीधा या उल्टा दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये आपका डिवाइड करेगा, ये आपका डिवाइड करेगा, 3 2 5 और 3 लेगा 8, ठीक है, 3 2 5 3 लेगा 8। तो इसी तरीका से आप ब्यूटाइन पे ट्राई कर सकते हो, इसी प्रकार से आप किस पे ट्राई कर सकते हो, ब्यूटाइन पे ट्राई आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिकली खत्म हुआ कौन सा, तो ये खत्म हुआ अल्केन अल्कीन अल्काइन, यानी जो हम लोग पिछले क्लासेस में हाइड्रोकार्बन देखे थे। तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो भाग में बांट के पढ़े थे, एक को पढ़े थे एलिफेटिक और एक को पढ़े थे हम लोग क्या, साइक्लिक। तो एलिफेटिक का मतलब क्या बताए थे कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ओपन चेन स्ट्रक्चर को शो करता है कार्बन कार्बन के बीच में, यानी दो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओपन चेन स्ट्रक्चर बिटवीन द कार्बन एटम इज कॉल्ड एलिफेटिक। और एलिफेटिक को दो भाग में बांटे थे, एक को बोले थे सैचुरेटेड, एक को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब वो होता है कि जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, यानी सिर्फ और सिर्फ जिसमें सिग्मा बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा उसको बोलेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, वो क्वेश्चन क्या है आप इसको देखिएगा, ठीक है, इस बॉक्स में, ठीक है। अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कंटेन सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड कंटेन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेन 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। देन 1 पाई बॉन्ड ब्रेक, 2 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। देन इन दिस केस 2 पाई बॉन्ड आर ब्रेक, 4 सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग अनसैचुरेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पास पाई बॉन्ड होता है, और वो अनसैचुरेटेड है, वो सैचुरेटेड नहीं है। इसका मतलब कि पाई बॉन्ड आपका टूट सकता है, और एक पाई बॉन्ड टूटता है तो आपका 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। एक पाई बॉन्ड टूटता है तो क्या बनता है, 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनता है। चलिए यहाँ पे खत्म हुआ अल्केन अल्कीन अल्काइन। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अल्काइल ग्रुप क्या होता है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, देखिए सबसे पहले अल्काइल ग्रुप के बारे में आपको हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ये अल्काइल ग्रुप को हम लोग डिनोट करते हैं, यानी इट इज डिनोटेड बाई, अल्काइल ग्रुप को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, आर से, ठीक है। अल्काइल ग्रुप को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, आर से, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं when one hydrogen is removed from alkane, then the remaining part of alkane is called alkyl group। यानी क्या बताया, जब हम लोग अल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, यानी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को जब हम लोग हटाते हैं तो जो अल्केन का रिमेनिंग पार्ट बनता है उसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। यानी इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो हो जाएगा CnH2n+1। और अल्काइल ग्रुप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपका अटैच्ड होता है किसमें, फंक्शनल ग्रुप में। जैसे यहाँ पे देखिए इसका हम फॉर्म तैयार कर रहे हैं, फॉर्म क्या है देखिए यहाँ पे ध्यान से। अगर हम लोग यहाँ पे अल्केन का बात की, अल्केन में से हम लोग एन को हटाएंगे, ठीक है, आइल को जोड़ेंगे, नाम क्या होगा भाई, तो नाम हो जाएगा यहाँ हमारा अल्काइल, ठीक है। अब जैसे अल्केन का जनरल फॉर्मूला हम लोग क्या देखे थे, CnH2n+2। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, CnH2n+1 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम लोग n बराबर 1 पे बात किए थे तो इसका नाम क्या था, मीथेन था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, n को हटा के आइल को जोड़ेंगे तो यहाँ पे नाम हमारा क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं तो ये हमारा क्या था, CH4 था, ठीक है। एक हाइड्रोजन को हम लोग हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाले बॉन्ड को छोड़ देंगे, और यही जो लास्ट वाला बॉन्ड छूटता है वो हमारा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप वहां पे अटैच होता है, जो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे फंक्शनल ग्रुप का जब स्टडी करेंगे तब। क्लियर आपको हो गया, यानी ये आपका अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल का फॉर्मूला क्या बना, CnH2n+1। 8 से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई आपसे n बराबर 2 पे पूछ दिया तो 2 पे क्या होता है, ईथ, 2 पे क्या होता है, ईथ, व्हाट क्या होता है, ईथ। और अल्काइल हम लोग वाइल जोड़ेंगे तो नाम हो गया इथाइल। फॉर्मूला C2H5, क्योंकि पता है कि अल्काइल का दुगना प्लस 1 होगा, अभी बताया आपको कि अल्काइल का दुगना प्लस 1 होगा। इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन 2 है, सब जगह आपका सिंगल बॉन्ड होगा, लास्ट वाले बॉन्ड को बस छोड़ देना है, लास्ट वाले बॉन्ड को बस छोड़ के आपको अपना काम कर लेना है, हो गया इथाइल। इसका कंडेंस समेट दो, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, क्लियर हो गया ना। तो ये आपका अल्काइल ग्रुप हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें एक और देख लेते हैं जिसका नाम है पेंटाइल, क्या देख लेते हैं, पेंटाइल। तो पेंटाइल में क्या करेंगे हम लोग, यानी सिंपली कि पेंट है तो 5 पे, तो 5 का दुगना 10 और 1 11, तो 1 2 3 4 5 सब जगह आपको यहाँ पे क्या देना है, सिंगल बॉन्ड देना है, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करना है, ठीक है। और आपको बस लास्ट वाला एक हाइड्रोजन को हटा देना है क्योंकि वहां पे अटैच होता है क्या, वहां पे अटैच होता है
अल्काइल ग्रुप यहाँ पे एक बॉन्ड छूटा है तो अटैच होगा आपका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, इसको समेट दो तो कॉन्डेंस बन जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, ठीक है ना। यही आपका ताकतवर चीज अटैच होता है वहां पे। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ अल्केन, अल्किन, अल्काइन, ठीक है। तो ये हमारा टोटल कंप्लीट हुआ हाइड्रोकार्बन का एलिफैटिक चेन। अगर हम लोग साइक्लिक में चलेंगे तो यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ाए थे आपको एलिसाइक्लिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक जस्ट इसी प्रकार से होता है, बस अंतर ये है कि ये ओपन चैन में है तो वहां पे वो आएगा किसमें, क्लोज चैन में, ठीक है। जैसे वहां पे जब आप लोग साइक्लिक देखे थे तो साइक्लिक को हम लोग दो भागे बांटे थे, एक होमोसाइक्लिक, एक हेट्रोसाइक्लिक, कुछ अंतर नहीं है। होमोसाइक्लिक का मतलब आपको बस सिंपली ये बताए थे कि कार्बन और हाइड्रोजन का ही बस क्लोज चैन होगा। हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एडिंग होता है किसका, पॉलीवैलेंट एटम का। जैसे आप कह सकते हो वहां पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, और उसमें नेम होगा जैसे फ्लोरोन, थायोफिन, ऑक्सीडेन, पाइरिडिन, पाइरोन, ये सब अटैच होता है। यानी कार्बन हाइड्रोजन के क्लोज चैन में अटैच होता है किसका, पॉलीवैलेंट एटम का। फिर वहां पे जब होमोसाइक्लिक को दो भागे बांटोगे तो वो आएगा एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक सेम कहानी से आएगा जैसे हम लोग यहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पढ़े हैं, बस अंतर यही है कि यहाँ पे अल्केन पढ़े थे और यहाँ पे पढ़ेंगे साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन और साइक्लोअल्काइन। तो जल्दी से हम लोग उस प्रीफेस को भी देख लेते हैं, ठीक है। वो हम तीनों बहुत शॉर्ट में खत्म इसको कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका साइक्लोअल्केन पढ़ा देते हैं, यहाँ पे आपका साइक्लोअल्कीन, और ये बचे हुए पार्ट में साइक्लोअल्काइन। देखिए कैसे खत्म होता है, ठीक है, और कितने तरीका से खत्म होगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं साइक्लोअल्केन का, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला किसका, साइक्लोअल्कीन का, साइक्लोअल्कीन का। फिर उसके बाद जो लास्ट टॉपिक आएगा कौन सा आएगा इसमें, साइक्लोअल्काइन आएगा, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइन बोले तो जनरल फार्मूला तो आपको याद ही है। जनरल फार्मूला के लिए तो आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। जनरल फार्मूला दुगना, इसमें क्या बता आपको फार्मूला, दुगना माइनस 2, और इसमें आपको क्या बता है, दुगना माइनस 4। अब देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो साइक्लिक बनाने के लिए कम से कम कुछ भी करो तो कम से कम 3 कार्बन लग रहा है। देखो लग रहा है ना 3, यानी कॉर्नर कम से कम आपको कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो n बराबर 1 और 2 पे पॉसिबल तो कभी संभव नहीं है, ठीक है। तो तीनों केस में एक पॉइंट कॉमन हम लोग नोट कर सकते हैं कि n बराबर 1, n बराबर 2 स्ट्रक्चर विल बी नॉट पॉसिबल, ठीक है। n बराबर 1, n बराबर 2 पे स्ट्रक्चर जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। तो जब हम लोग यहाँ पे n बराबर अगर 3 पे बात करते हैं तो n बराबर 3 पे क्या होगा, पहले तो साइक्लिक है तो यहाँ पे साइक्लो दे दो आप, ठीक है। 3 के लिए क्या नाम होगा, प्रोप होगा, ठीक है। 3 के लिए क्या जानते हैं, मिथ, ईथ, प्रोप, और यहाँ पे n है तो नाम मिलेगा साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। प्रोप और इसमें n दे दो, साइक्लो प्रोपेन हो गया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H6। अब कैसे बनेगा, देखो 3 के लिए क्लोचन कैसे बनता है, 1 2 3, यही बनता है क्लोचन। इसको बना दो, कार्बन 4 बॉन्ड पूरा करेगा, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4। अब इस बॉन्ड को पूरा कर दो, ठीक है। एक चीज और भाई हम आपको बताना चाह रहे, देखो जैसे 2 2 4 2 6 आ गया ना। अब इसका कंडेंस कहेगा तो कंडेंस में क्या टेंशन, टेंशन क्या, कुछ नहीं। CH2 बस समेट के इसको लिख देना है, CH2, इसको समेट के CH2, कंडेंस इसका हो गया। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगा कि अब हम इतना काम थोड़ी करेंगे, हम इतना काम थोड़ी करेंगे। यहाँ पे कार्बन लिख रहे हैं तो हाइड्रोजन को दिखाना है। अगर आप कार्बन नहीं लिखोगे तो हाइड्रोजन नहीं दिखेगा। इसका मतलब आप ऐसे कर दो, ये भी तो साइक्लोप्रोपेन हो गया। कैसे, अगर कोई पूछेगा कि साइक्लोप्रोपेन कैसे है, ठीक है, तो आप इसको कैसे बोलोगे, ध्यान से देखो। जहां पे आपका पॉइंट होता है, वर्टिसेस होता है, वहां पे कार्बन होता है। तो यहाँ पे वर्टिसेस है 1 2 3, तो 3 के लिए प्रोपेन, क्लोज चैन है तो साइक्लो, तो नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। तो जब आप इसको साइक्लोप्रोपेन बोल रहे हैं तो आपसे कोई पूछेगा साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लो है तो क्लोज 6 के लिए 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। आप ऐसे भी लिखो सही है, या फिर अगर कार्बन को लिख रहे हो तो उसका बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। अगर कोई कहेगा साइक्लोब्यूटेन, डन, ठीक है ना। तो कुछ करना ही नहीं है, तरीका आप अगर सीखे रहोगे तो आपका हर जगह काम बनेगा, ठीक है। अगर कोई कहेगा साइक्लोब्यूटीन तो साइक्लोब्यूटेन बना के डबल बॉन्ड बना दो, एक साइक्लोब्यूटाइन ट्रिपल बॉन्ड बना दो, खत्म। कोई कहेगा साइक्लोहेक्साइन, कुछ नहीं करना, पहले साइक्लोहेक्सेन बना दो, ठीक है। और क्या बोला है, हेक्साइन बोला है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना दो। दिमाग मत लगाना कि एक इधर और एक इधर, ठीक है ना, एक ही जगह बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीका से आप इसको देख लो, ये बहुत इजी में आपका खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे n बराबर 3 पे बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग n बराबर 3 पे बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोअल्कीन है तो नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दुगना माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे C छूट गया ना, ठीक है। दुगना माइनस 2, तो अगर C 3 है तो 3 का दुगना 6, 6 में से 2 घटेगा 4, तो C3H4। कैसे, अब आइए देख लीजिए, 1 2 3 के लिए क्लोज यही बनता है, क्लोज हम यही बनाएंगे भी।
अल्कीन है तो एक जगह डबल बॉन्ड, एक जगह डबल बॉन्ड, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड, सब जगह सिंगल बॉन्ड। तो एक जगह कहीं डबल बॉन्ड दे तो यहाँ 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 आप इंडिया के हो, इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, कहीं पे भी एक डबल बॉन्ड दे सकते हो। ठीक है, तो 2 और 1 3, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 4, 2 3 1 4, 2 मिल गया, 3 और 1 4, हो गया बॉन्ड पूरा। क्लियरली में बॉन्ड पूरा आपका हो गया। अब इसको समेट के लिखना है, समेट के भी लिख दो CH, इसको समेट दो CH2 डबल बॉन्ड CH, देख लो 2 3 4 मिल गया ना। अब इसको हम लोग एक इजी वे में ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हमारा ये भी हमारा सही होगा, क्योंकि 3 है तो प्रो क्लोज चैन है, साइक्लो डबल बॉन्ड है तो साइक्लो प्रोपीन। क्लियर हो गया। इसी तरीका से आप अगर साइक्लो अल्काइन के लिए बात करोगे n बराबर 3 पे, तो n बराबर 3 पे क्या होगा, n बराबर 3 पे नाम हो जाएगा साइक्लो, 3 है तो प्रो और ट्रिपल बॉन्ड है तो आई नाम हो गया साइक्लोप्रोपाइन। तो यहाँ पे आपका 1 2 3, यहाँ पे आपका बॉन्ड जब बनाएंगे तो एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3 1 4, 2 मिला, 3 और 1 4, 3 और 1 4 हो गया। इसका पहले फॉर्मूला लिख लो, C3H, 3 दूनी के 6 में 4 घटेगा 2, देख लो हर जगह आपका प्रूफ होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब इसका अगर कॉन्डेंस बनाना है तो यहाँ पे टच मत करना, ठीक है, थोड़ा सा गैप कर देना। ये आपका कॉन्डेंस हो गया। ठीक है ना, 1 2 3, देखो 3 1 4 बन पूरा, 4 बन पूरा, 2 2 4 बन पूरा, इसका हो गया। इसका अगर सिंपल फॉर्म बनाओगे तो ये आपका हो जाएगा साइक्लो प्रोपाइन। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से आप इसका साइक्लो अल्केन में 3-4 स्ट्रक्चर बना सकते हो, साइक्लो अल्कीन में बना सकते हो और साइक्लो अल्काइन में बना सकते हो। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो इसमें एक और टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक। ठीक है, तो एरोमेटिक को एक बार आप लोग जल्दी से देख लो। ठीक है, टॉपिक क्या है आपका, एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग किसको कहते हैं, आइए थोड़ा सा समझिए। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन क्लोज चेन स्ट्रक्चर, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन क्लोज चेन स्ट्रक्चर एंड इट कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन, यानी वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर को बनाएगा और कम से कम 1 बेंजीन को बनाएगा, और 1 बेंजीन को बनाने में 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होता है, जहां पे एक जगह सिंगल फिर डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो क्या बोले, पहले इसको आप लोग जल्दी से लिख लो। क्या आपको बोले यहाँ पे, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन closed chain structure, which contain closed chain structure and it also contain at least 1 benzene, and 1 benzene contain 6 carbon and 6 hydrogen due to alternating arrangement of single and double bond is called, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, is called aromatic compounds। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे। यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने के लिए सबसे पहले क्लोज चेन चाहिए, क्लोज चेन के साथ साथ कम से कम 1 बेंजीन चाहिए। 1 बेंजीन को बनाने में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन लगता है। ठीक है, जिसमें एक जगह सिंगल डबल ऐसे हम लोग अरेंजमेंट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला बताएं, इसका जनरल फॉर्मूला को क्या बताएं, CnH2n कम से कम कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो ये n बराबर 1 2 3 पर 5 पे स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 6 पे। ठीक है, n बराबर 1 से लेके 5 स्ट्रक्चर विल बी नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो 6 पे क्या होगा बताइए, C6। ठीक है, 6 दिन के 12 में से 6 घटेगा 6, तो C6H6 को क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजीन बोलते हैं। ये बनेगा कैसे, आपको क्या बताया, कम से कम 6 कार्बन, कम से कम क्या बताया, 6 कार्बन क्लोज चेन में। देखिए कैसे बनता है, कम से कम 6 कार्बन आपका क्लोज चेन में हो गया। एक जगह सिंगल तो एक जगह डबल, सिंगल तो डबल, सिंगल तो डबल, ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बॉन्ड पूरा करो, ये आपका बेंजीन होता है। तरीका है समझ में, ये आपका क्या होता है, बेंजीन होता है। कम से कम 1 बेंजीन बना, देखिए कार्बन 6 है, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका बन गया C6H6, ये बेंजीन। इसी को नया आईपीसी कन्वेंशन के द्वारा ऐसे बनाया गया है। ठीक है, ये आपका बेंजीन है, ये आपका क्या है, बेंजीन है। ठीक है ना, तो आप ऐसे बना सकते हो। और ये बनता कैसे, तो इसको हम लोग आगे बात करेंगे, डीकॉगलाइजेशन ऑफ बॉन्डिंग, डीकॉगलाइजेशन ऑफ बॉन्डिंग के कारण। ठीक है, इसी में आगे चल के का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना होगा, रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस का कहानी यहाँ पे देगा। ठीक है,
तो ये n बराबर 6 पे होगा। अगर हम लोग एरोमेटिक चैन में अगर हम लोग n बराबर 7 पे बात करेंगे, एरोमेटिक चैन में अगर हम लोग n बराबर 7 पे बात करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा समझो। n बराबर 7 पे क्या होगा, तो सबसे पहले ये क्या बोला है कि कम से कम भाई मेरे पहले एगो बेंजीन बना दो। तो पहले तो आप पहले एगो बेंजीन बना देना, ठीक है। पहले तो एक बेंजीन आपको बनाना, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एगो बेंजीन आपका बन गया। देखिए कैसे आपका कोई भी चीज एकदम सटीक बनता है। पहले इसका फॉर्मूला तो लिख दो, CnH2n -6 लिखे, तो अगर C7 लिखेंगे तो H 7 दूनी के 14 और 14 में से 6 घटेगा 8, तो C7H8 आ गया। अब ये बनेगा कैसे, तो कम से कम एक बेंजीन आपको बनाना है, एरोमेटिक बोला है। लास्ट वाला एक हाइड्रोजन को हटाओ, 6 कार्बन था, 6 हो गया, 7 बोल रहा है, तो एक कार्बन को यहाँ जोड़ो। अगर 8 आएगा तो ऐसे ऐसे चैन बढ़ाते चलना, ठीक है। अब जैसे ही एक कार्बन बनेगा, इसका 3 बॉन्ड पूरा करोगे, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को लगा दो। देखो तो आपका हाइड्रोजन पूरा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन पूरा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका नाम क्या होगा, तो पहले आपको नाम जो है वो लिखना है, किसका लिखना है, इस चैन का लिखना है। तो बताइए अगर आप इसको समेटोगे तो समेटने के बाद आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये बेंजीन और यहाँ पे मिल रहा है CH3 मिल रहा है ना। और CH3 को आप नाम पहले आपको हम बताया कि CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो पहले हम लोग नाम लिखते हैं इसका, तो CH3 को क्या बोल देंगे, मिथाइल। और ये आपका क्या हो गया, बेंजीन। तो यानी इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल बेंजीन, और मिथाइल बेंजीन को ही एक स्पेशल नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन। क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन। इसी तरीके से अगर हम लोग n बराबर 8 पे बात करेंगे, तो ये बेंजीन के लिए 6 के लिए हो गया, यहाँ पे C2H5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हम लोग बोल देंगे इथाइल बेंजीन। क्या हो जाएगा, ये इथाइल बेंजीन, ठीक है। वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखिए वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब क्या है, ये 10th के लिए भी बहुत जरूरी है और 11th का तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है ही। वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब कि कार्बन के पास 3 यूनिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। कार्बन कंटेन 3 यूनिक प्रॉपर्टी, दिस यूनिक प्रॉपर्टी इज नोन एज वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। यानी कार्बन के पास 3 यूनिक प्रॉपर्टी होता है, इसी यूनिक प्रॉपर्टी को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। यानी सिंपली कह सकते हैं कार्बन कंटेन, क्या बोल सकते हैं, कार्बन कंटेन 3 यूनिक प्रॉपर्टी, कार्बन कंटेन 3 यूनिक प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस यूनिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, दिस यूनिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसी यूनिक प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। यानी कार्बन के पास 3 यूनिक प्रॉपर्टी होता है, इसी यूनिक प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। और वो 3 यूनिक प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला होता है टेट्रा वैलेंसी, पहला क्या होता है, टेट्रा वैलेंसी। दूसरा होता है कैटिनेशन, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग। तीसरा को क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग। तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग। यानी यही कार्बन का 3 यूनिक प्रॉपर्टी होता है। टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, इसीलिए कार्बन 4 बॉन्ड पूरा करता है, इसलिए कार्बन को हम लोग टेट्रा वैलेंस बोलते हैं। कैटिनेशन कि कार्बन के चैन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन आएगा। जैसे अगर कभी भी लाइन लगा होता है तो अगर लड़के का चैन है तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे लड़के ही रहते हैं, लड़की का चैन है तो सिर्फ और सिर्फ लड़की ही रहती है स्ट्रेट चैन में, अगल बगल कुछ भी लग सकता है, ठीक है। मल्टीपल बॉन्डिंग बोलता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से या तो सिंगल बॉन्ड से बंधेगा, या तो डबल बॉन्ड से, या तो ट्रिपल बॉन्ड से। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग। हम लोग क्या क्या बात किए यहाँ पे, हम लोग क्या क्या बात किए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कैटिनेशन के बारे में, ठीक है। तो कैटिनेशन यहाँ पे क्या होता है, तो कैटिनेशन का मतलब होता है द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन, ठीक है। डिफिनेशन से हम लोग लिख लेंगे, क्या बोले हैं, द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन इनटू ओपन चैन कॉमा क्लोज चैन और ब्रांच चैन स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी जब कार्बन का सेल्फ लिंकेज ओपन चैन में, क्लोज चैन में और ब्रांच चैन में होगा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। यानी द सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन इनटू ओपन चैन स्ट्रक्चर, ओपन ब्रांच चैन, क्लोज चैन या क्लोज ब्रांच चैन। यानी कहने का मतलब कि अगर कार्बन का चैन है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही रहेगा, ठीक है। कार्बन का चैन है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, आपको कार्बन ही रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन, ठीक है। या तो आप ओपन चैन में बात कर लो, या तो आप इसका ब्रांच बना लो। ब्रांच का मतलब कार्बन यहाँ जोड़ दो,
कार्बन यहाँ पे जोड़ दो, ऊपर जोड़ दो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ब्रांच चैन हो गया, ये आपका क्या हो गया, ब्रांच चैन। या तो आप क्लोज चैन बना लो, क्लोज चैन, ठीक है, या तो आप क्लोज चैन बना लो, या तो आप क्लोज में ही ब्रांच बना लो, ठीक है ना। बातें क्लियर हो रही है ना। तो ये आपका क्या हुआ, कैटिनेशन। यानी कैटिनेशन कहता है कि कार्बन के चैन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन का ही लिंकेज होगा, चाहे वो ओपन में बात करो, क्लोज में बात करो, या फिर ओपन ब्रांच में बात करो, या फिर क्लोज ब्रांच में बात करो, अगल बगल लग सकता है, मेन चैन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही होगा। ये हमारा कैटिनेशन हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे टेट्रा वैलेंसी का बात करेंगे, इसका बात करेंगे टेट्रा वैलेंसी का, तो टेट्रा वैलेंसी हम लोग किसको कहते हैं, तो टेट्रा का मतलब 4, वैलेंसी का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो कॉन्फ़िगरेशन 2 और कितना होगा, 4 होगा। तो आउटर ऑर्बिट में अगर देखोगे तो आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का जो वैलेंसी होगा, कार्बन का जो वैलेंसी होगा वो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है ना। और इसीलिए कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड पूरा करता है, ठीक है। और इसका जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल इन शेप होता है, ठीक है। या इसको ऐसे भी कह सकते हो, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1:2, 2:2, 2p2। तो लास्ट वाला सबसेल कौन है, 2 है ना, लास्ट वाला सबसेल कौन है, 2 है ना। तो 2 सब सेल में, ठीक है, 2 वाले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में देखोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा, 2 + 2। तो ऐसे भी कह सकते हो इसका वैलेंसी 4 होता है। यानी कार्बन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बन contain 4 इलेक्ट्रॉन in outer most cell, then the valency of carbon is 4। यानी कार्बन के आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है, 4 होता है, ठीक है ना। यहां तक आपको क्लियर हो गया। इसमें एक लास्ट बच गया था मल्टीपल बॉन्डिंग। क्या बच गया था, मल्टीपल बॉन्डिंग। आइए मल्टीपल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। और जैसे हम लोग मल्टीपल बॉन्डिंग खत्म करेंगे तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। यानी हाइड्रोकार्बन और वर्सटाइल नेचर आज के दिन हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। मल्टीपल बॉन्डिंग क्या बोलता है, when one carbon unite with another carbon atom by the help of single bond, double bond and ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से या तो सिंगल बॉन्ड से, या तो डबल बॉन्ड से, और या तो आपके ट्रिपल बॉन्ड से बंधेगा। दिस यूनिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इसी यूनिक प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे भाई, मल्टीपल बॉन्डिंग। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिक प्रॉपर्टी को मल्टीपल बॉन्डिंग के नाम से जानेंगे। यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से, एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से, एक कार्बन दूसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से बंधेगा, इसी को कहेंगे मल्टीपल बॉन्डिंग। अब इसका बॉन्ड पूरा कर दो, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो यही आपका है आज का लेक्चर। आगे मिलते हैं कल की क्लास में। ओके बाय, टेक केयर।